गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है द अपराजिता बिल एंड अदर सिमिलर लॉज। टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 पास हो गया है और ये वेस्ट बंगाल ने ऑफ कोर्स पास किया है। और इसमें डेथ पेनल्टी दी गई है रेप केसेस में। इन केस अगर विमेन या फिर जो मतलब विक्टिम होता है वो उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है, तो उस केस में जो है वो डेथ पेनल्टी जो है वो मैंडेटरी कर दी गई है स्टेट असेंबली ने इस बिल के द्वारा। ठीक है। अब ये बिल ऑफ कोर्स गवर्नर के पास जाएगा और गवर्नर के बाद जो है ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट जब तक इसको अप्रूवल नहीं देते तब तक ये लॉ नहीं बनेगा। तो इंडिया में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 जब पास हुआ था तो उसमें कहा गया था कि आईपीसी जो है उसके मुताबिक डेथ पेनल्टी रेप केसेस में दी जा सकती है अगर जो है उसकी वजह से रेप की वजह से जो है जो विक्टिम है उसकी डेथ हो जाती है या वो परसिस्टेंटली वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है। फिर 2018 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें डेथ पेनल्टी रेप और गैंग रेप की प्रोवाइड की गई थी अगर गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स हैं विक्टिम। जो BNSS है उसमें कहा गया है कि जितने भी पुराने जो पीनल प्रोविजंस हैं उनको रखा गया है, और गैंग रेप अगर वुमेन का अगर वो अंडर 18 है तो उसमें उसको जो है वो पनिशेबल बाय डेथ रखा गया है। तो अगर हम प्रोविजंस देखें इस अपराजिता बिल के, ये बिल जो है अमेंड करता है BNS को और इवन BNSS को भी, और फिर पॉक्सो को भी ये जो है अमेंड कर रहा है। तो इसमें कहा गया है कि एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस जो हैं वो अगर प्रेजेंट हैं, तो जैसे कि रेप अगर पब्लिक सर्वेंट द्वारा कर दिया जाता है, तो बिल जो है वो ऐड कर रहा है वर्ड्स कि पेनल जो है मैक्सिमम पनिशमेंट में और विद डेथ। ठीक है, मतलब कि डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। और रेप केसेस जहाँ पर विक्टिम की डेथ हो जाती है या फिर वो परमानेंटली वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है तो उसमें तो डेथ पेनल्टी को मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर गैंग रेप होता है तो बिल जो है वो कहता है कि डेथ पेनल्टी मिलेगी, और जो है अगर विमेन अबव द एज ग्रुप ऑफ 18 का भी जो है गैंग रेप होता है तो उसमें भी जो है डेथ पेनल्टी के प्रोविजंस डाले गए हैं। जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, अपराजिता बिल जो है उसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट को रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से रिप्लेस कर रहा है। अगर आइडेंटिटी ऑफ रेप विक्टिम कोई बताता है तो उसमें उसके लिए भी जो है जेल टर्म को इंक्रीज़ कर दिया गया है। एसिड अटैक के विक्टिम्स के लिए भी लाइटर पनिशमेंट्स को रिमूव करके रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है वो ओनली पनिशमेंट रखी गई है। अब जो पॉक्सो एक्ट में अमेंडमेंट की गई है उसमें क्या किया गया है कि डेथ पेनल्टी लाई जा रही है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अगेंस्ट। ठीक है, जो कि हाईएस्ट पनिशमेंट जिसमें कि करंटली अभी सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो जो BNSS है उसमें क्या अमेंडमेंट की जा रही है, इसमें कहा गया है कि जो बिल जो BNSS में क्या है कि 2 महीने के अंदर ही जो है इंक्वायरी कंप्लीट करनी होती है, लेकिन जो है अ, उसको अब कम करके 21 दिन तक किया जा रहा है इस अपराजिता बिल के अंडर। और बिल जो है उसमें कहा गया है कि चार्जशीट फाइल होने के बाद पूरा ट्रायल जो है वो 30 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो कि अदरवाइज BNSS में 2 महीने का टाइम है। अपराजिता बिल जो है वो स्पेशल इंस्टीट्यूशंस बनाने की भी बात करता है जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन, हेयरिंग या डिसाइडिंग ऑफ रेप केसेस स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस के ऊपर हों। बिल जो है एक स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने की बात कर रहा है ताकि इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेप केसेस हो सके सही से। फिर स्पेशल कोर्ट्स हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने की बात है ताकि एक्सपीडिशियसली जो है कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी हो सके स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा। ओके। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्ट बंगाल ने ही ऐसा कोई लॉ बनाया है, इससे पहले भी जो है कई स्टेट्स ने ज़्यादा स्ट्रिक्ट एंटी रेप लॉज बनाए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश का दिशा बिल और महाराष्ट्र का शक्ति बिल। बट दोनों बिल्स को अभी तक जो है वो प्रेसिडेंट से अब असेंट नहीं मिला है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स को वॉयलेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अब जो अपराजिता बिल है वो अंडर द प्रेशर आकर गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा डेथ पेनल्टी तो डाल दी है उसमें, लेकिन मीथू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैंडेटरी डेथ सेंटेंस नहीं हो सकती क्योंकि उससे फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वालिटी जो है वो वायलेट हो रहा है, और उससे अनफेयर, अनजस्ट और अनरीजनेबल प्रोसीजर होगा जिससे कि पर्सन को उसकी राइट टू लाइफ जो है वो डिप्राइव की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर मैंडेटरी कर देते हो आप डेथ पेनल्टी की, डेथ पेनल्टी ही मिलेगी इस पर्टिकुलर केस में, तो उसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जीनोम मैपिंग। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो गांधीनगर का है, उसने अभी फर्स्ट फुली मैप्ड जीनोम जो है वो चांदीपुरा वेसिक्यूलो वायरस CHPV जो है उसका जो है वो पब्लिश कर दिया है। ये वायरस जो है एंसेफेलाइटिस या ब्रेन स्वेलिंग जिसको हम कहते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जीनोम मैपिंग क्या होती है? जीनोम मैपिंग बेसिकली प्रोसेस होता है जिसमें कि आप लोकेशंस ऑफ जीन्स और इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस ऑफ ऑन अ जीनोम जो है वो आइडेंटिफाई करते हो। तो ये जीनोम मैपिंग जो है वो इंपॉर्टेंट क्लूज हमें देता है, जिसमें कि वो वायरस कहाँ से आया है, कैसे बदल रहा है, क्या उसमें कोई म्यूटेशन हो रही है कि नहीं। ठीक है, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि जीनोम मैपिंग जो है वो हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में जीन्स जो कि एसोसिएटेड है विद जेनेटिक डिसीजेस। ठीक है, तो मैपिंग से हमको कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान्स बनाने में भी हेल्प होता है। और क्रॉप और लाइफ स्टॉक के केसेस में अगर हम देखें तो जीनोम मैपिंग हमें अलाउ करती है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिज़ायरेबल ट्रेट्स हम जो है वो कर सकें। और डेवलप करने में हमें वैक्सीन्स और ड्रग्स ये भी हेल्प करता है। ठीक है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज़ भी हमें जो है वो प्रोवाइड करता है, उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, जब हम जीन्स लेवल पर मैपिंग कर लेते हैं तो। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या रहते हैं कि लार्जर जीनोम्स होते हैं जैसे कि खासकर प्लांट्स और एनिमल्स में, तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनकी जीनोम मैपिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जीनोम मैपिंग जो है उससे प्राइवेसी कंसर्न्स भी जो है वो रेज होते हैं, एथिकल इश्यूज भी रेज होते हैं कि कैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया जाएगा, किसके पास उसका एक्सेस होगा। और कॉस्ट कम तो हुई हैं, लेकिन जीनोम मैपिंग अभी भी एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट होता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो ये CHPV है क्या? चांदीपुरा बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है जिससे एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम या फिर ब्रेन स्वेलिंग हो जाती है, और इससे फीवर, हेडेक, एंसेफेलाइटिस जैसी जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से फिर ऑफ कोर्स अल्टीमेटली कन्वर्जन्स, कोमा या इवन डेथ भी हो सकती है। CHPV जो है वो रैप्डोविरिडी फैमिली, जो कि रेबीज़ वायरस जैसे होता है, उसी फैमिली ऑफ वायरसेस को बिलोंग करता है। और कई तरह की सैंड फ्लाई स्पीशीज़ या फिर एडिस इजिप्शी मॉस्किटो जो कि आपका डेंगू के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, वो इसमें एज वेक्टर्स काम करते हैं। ठीक है, तो वायरस जो है वो इनके सलाइवरी ग्लैंड्स में रहता है इन इंसेक्ट्स के, और ह्यूमंस में जो है वो बाइट के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है। एक बार अगर ट्रांसमिट हो गया तो CHPV जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है। शुरुआत में तो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, फीवर हो गया, बॉडी एक हो गया, हेड एक हो गया, लेकिन धीरे धीरे जो है सिम्टम्स फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ब्लीडिंग टेंडेंसीज या अनीमिया में कन्वर्ट होने लगते हैं, और बहुत तेज़ी से जो है बढ़ता हुआ ये इंसान को कुछ टाइम में मार भी देता है। ठीक है, वायरस प्रेडोमिनेंटली 15 साल से कम उम्र के बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, CHPV को सबसे पहली बार 1965 में आइडेंटिफाई किया गया था, जब एक डेंगी और चिकनगुनिया की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी महाराष्ट्र में। अब इस जो लेटेस्ट फाइंडिंग्स हैं इसके हिसाब से देखा गया है कि CHPV वायरस जो है रीसेंट गुजरात आउटब्रेक जो हुई है वो सिमिलर है जो 2012 का स्ट्रेन हमें पता था लास्ट। तो अनलाइक कोविड, इस वायरस ने कोई ख़ास अपने आप को चेंज नहीं किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसने इन्फेक्ट नहीं किया, तो एंटीबॉडी डेवलपमेंट जो है उतनी नहीं हुई है, और एब्सेंस भी है, कोई वैक्सीन भी नहीं है इसकी, तो इसलिए ऑफ कोर्स ये अपने आप को उतना म्यूटेट नहीं कर पाया है। लेकिन वायरस स्टिल जो है वो सिवियर सिम्टम्स जो है वो कॉज कर रहा है। ठीक है, जो वायरस का स्ट्रेन है वो क्लोजली रिलेटेड है उनसे जो पुराने इंडियन आउटब्रेक्स हुए 2003 और 4 में और 2007 में। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिसीव किया नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2024 फॉर पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव। तो पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव जो है वो प्रोग्राम है जो आइडेंटिफाई करता है और एड्रेस करता है ग्रोथ इश्यूज़ को अमंग चिल्ड्रन जिनकी एज 0 to 6 ईयर्स है, और रियल टाइम मॉनिटरिंग और WHO ग्रोथ चार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए ये ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल आउटकम्स जो है वो इंश्योर करता है। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो जो है वो इसमें क्रूशल रोल प्ले करते हैं चिल्ड्रन के हेल्थ स्टेटस को इवेलुएट करने में। पोषण ट्रैकर जो है वो एडवांस्ड ICT टूल्स को और ग्रोथ मेजरिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है हर आंगनवाड़ी सेंटर पर, और रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वो की जा सकती है इसके थ्रू, ताकि चाइल्ड हेल्थ आउटकम्स को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया जा सके। अब ये पोषण ट्रैकर ऐप है क्या?
ये 360 डिग्री व्यू देती है एक्टिविटीज़ ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर की, डिजिटाइज कर रही है, ऑटोमेट कर रही है फिजिकल रजिस्टर्स जो कि वर्कर्स यूज़ करते हैं अपने क्वालिटी ऑफ वर्क को इम्प्रूव करने के लिए। तो आंगनबाड़ी वर्कर्स जो है उनको स्मार्टफोन्स भी दिए गए हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से प्रोक्योर करके, ताकि सर्विस डिलीवरी एफिशिएंट हो सके। एक नोडल पर्सन भी अपॉइंट किया गया है ताकि टेक्निकल सपोर्ट दिया जा सके। इसको जो है इनिशिएटिव को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज वरुण। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक P-8I एयरक्राफ्ट जो है इंडियन नेवी का, वो फ्रांस पहुंच चुका है क्योंकि एक्सरसाइज वरुण में पार्टिसिपेट करना है फ्रेंच नेवी के साथ। तो एक्सरसाइज वरुण एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया और फ्रांस, और ये बायलैटरल एक्सरसाइज जो है वो दो नेवीज़ के बीच में 1993 में शुरू हुई थी। इसका नाम वरुण रखा गया इन 2001, और ये एक हॉलमार्क बन चुकी है इंडिया फ्रांस के स्ट्रेटेजिक बायलैटरल रिलेशनशिप की। इसमें एडवांस टेक्टिकल एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे कि डीपन की जाती है सिनर्जी और इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन टू नेवीज़। इंडियन नेवी का P-8I एयरक्राफ्ट जो कि रीनोन है अपनी मैरीटाइम सर्वेलेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ के लिए, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो P-8I एयरक्राफ्ट जो है वो लॉन्ग रेंज मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जो कि मैन्युफैक्चर किया गया है बोइंग द्वारा इंडियन नेवी के लिए। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कुछ सीरीज़ ऑफ ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशंस जो है वो लॉन्च किए हैं, जैसे कि विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। तो ये डिज़ाइन किया गया है ब्लॉकचेन एज अ सर्विस देने के लिए जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सेटअप के अंदर। ठीक है, तो इसको होस्ट किया गया जा रहा है NIC के डेटा सेंटर्स द्वारा भुवनेश्वर, पुणे और हैदराबाद में। तो इसमें जो है कई तरह के और भी एप्लीकेशंस जो है वो विश्वसनीय BASS के अंदर जो है वो लॉन्च किए गए हैं, जैसे ई-स्टैम्प सॉल्यूशन, फिर प्रमाणिक जो कि वेरिफिकेशन करेगा मोबाइल ऐप ऑथेंटिसिटी की, कंसेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, IoT डिवाइस सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कॉटन बेल आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चेन, डॉक्यूमेंट चेन, ठीक है, एट्सेट्रा। तो नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क क्या है? तो ये नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क जो है इसको उस विजन के साथ क्रिएट किया गया है कि रिलायबल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हम बना सकें, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये बिल्ड किया जाता है। ठीक है, और करंटली अभी इसमें 2 परमिशनड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म जो है वो सपोर्ट किए जा रहे हैं, और लेकिन आने वाले टाइम में इसको एक्सटेंसिबल बनाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट ने रिसेंटली पाया है कि FP100 हाइग्रोमाइसिन A एक फर्स्ट इन क्लास स्मॉल मॉलिक्यूल नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो सक्सेसफुली इरेडिकेट कर रही है फूसोबैक्टीरियम न्यूक्लियटम को बिना किसी ओरल या फिर गट माइक्रोबायम को हार्म किए। तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? तो एंटीबायोटिक्स को आप नैरो स्पेक्ट्रम या ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्लासीफाई कर सकते हो डिपेंडिंग कि वो कौन कौन से बैक्टीरियल टाइप्स को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं वो कुछ ही सिर्फ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को ही टारगेट कर पाता है, या तो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो इनको सिर्फ हम स्पेसिफिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में होते हैं उन्हें नहीं मारता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो इसलिए इससे कोई नुकसान ज़्यादा बॉडी में जैसे ओरल या जो गट बैक्टीरिया को नहीं होता है। ओके, और ये कोई बैक्टीरियल रेजिस्टेंस भी क्रिएट नहीं करता है, तो इसलिए जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का डर है वो भी नहीं रहता है। ठीक है, अब हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस समझ लेते हैं। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसकी एक थिन जो है वो सेल वॉल होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये एक आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ओके, तो जो ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शंस है जैसे कि MRSA होती है। ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस तो बहुत कॉमन है जैसे सैल्मोनेला इन्फेक्शंस, निमोनिया, इवन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल मेनिंगाइटिस, गोनोरिया। ओके, तो फूसोबैक्टीरियम न्यूक्लियटम है क्या? तो ये कॉमन ओरल अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरियम है जो कि एग्जिस्ट करता है हमारी ओरल कैविटी में और इवन हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं न्यू फ्लैग एंड इंसाइनिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो है वो न्यू फ्लैग और इंसाइनिया जो है सुप्रीम कोर्ट का वो अनवेल किया है। तो ये जो है इस फ्लैग में सिंबल्स ऑफ इंडिया हैं, इंडिया के लीगल और कल्चरल हेरिटेज जैसे अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ब्लू कलर का ये फ्लैग है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो है वो इंसाइनिया जो है वो यूज़ किया गया है और यतो धर्मस्ततो जया लिखा है।
ठीक है, इंस्क्राइब किया गया है इसमें, जिसका मीनिंग है वेयर देयर इज धर्म देयर इज विक्ट्री, और विक्ट्री लाइज वेयर धर्म प्रिवेल्स। तो इस फ्लैग को और इस इंसाइनिया को किसने बनाया है? NIFT दिल्ली ने। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is the Prajita Bill and other similar laws. This topic is important for your polity and your social issues topic. So a Prajita Women and Child West Bengal Criminal Laws Amendment Bill 2024 has been passed by the West Bengal State Assembly, and this bill mandates that death penalty in rape cases must be given if the victim in that case dies, or it is left, or the victim is left in a permanently vegetative state. And this bill will now be sent to the governor of West Bengal, and the governor would, of course, send it to the president of India for the assent. So, there are already Indian laws to curb sexual assaults on women, like the Criminal Law Amendment Act of 2013, which allows for death penalty in rape cases when it leads to death or leaves the victim in a persistently vegetative state. Then similarly, 2018 amendment provides for death penalty for rape and gang rape of girls below the age of 12. The Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 keeps all the old provisions intact and also adds that gang rape of a woman under 18 is punishable by death. Okay. So, what are the salient provisions of the Aparajita Bill? So, this bill amends the provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, Bharatiya Nyaya Sanhita Suraksha Sanhita 2023, and the POCSO Act of 2012. Okay, in the West Bengal state only. Okay, so what are the provisions of this of the BNS which have been amended? So, in cases where aggravating circumstances are present, like the rape is done by a public servant, etc., the bill adds the word or with death at the end of the description of the maximum punishments which are given, like the imprisonment for life. Okay, so in rape cases where the victim dies or it is left in a permanent vegetative state, the bill makes the death penalty mandatory in such cases. In cases of gang rape, the bill provides that death penalty for the gang rape of a woman above age of 18 should be there. For repeat offenders, the Prajita Bill replaces the punishment of simple imprisonment of life with the rigorous imprisonment for life. For disclosing the identity of a rape victim and for publishing information relating to court proceedings in rape cases, it also increases the jail terms. In cases of acid attacks, the bill removes the lighter punishments with the rigorous imprisonment for life as the only punishment. So it also amends the POCSO Act, and it provides for the death penalty for penetrative sexual assault, where the highest punishment currently is life imprisonment. So the bill also reduces the time provided under BNSS to complete the investigation from 2 months to 21 days now. The bill is also reducing the time given to complete the trial after the charge sheet is filed from 2 months to 30 days. The Prajita Bill also provides for special institutions like special police teams to investigate crimes against women with the purpose of investigating, hearing, and deciding rape cases on strict timelines. For example, the bill creates a special Aparajita task force in every district to investigate cases of rape, and it also introduced special courts in every district for the purpose of expeditious completion of inquiry or trial in rape cases, and also to appoint a special public prosecutor. So West Bengal is not the first state to introduce such strict anti-rape laws. In fact, Andhra Pradesh through the Disha Bill and Maharashtra through the Shakti Bill have also passed such laws to prescribe death penalty for rape cases. But neither of those bills have received the mandatory assent of the president yet because of certain issues. For example, the Supreme Court verdicts or the Supreme Court judgments of the previous times are in violation. The provisions of these bills are in violation of the Supreme Court judgments or the earlier judgments. Like for example, the Mithu versus State of the Punjab case of 1983, in which the Supreme Court ruled that mandatory death penalty violates fundamental rights of equality, and it would result in unfair, unjust, and unreasonable procedure that can deprive a person of his or her life. Okay. Of course, it would also be misused a lot
So that's why the president has not yet given the assent to those bills. So the next topic is genome mapping. This topic is important for your science and tech section. So Gujarat Biotechnology Research Center in Gandhinagar has successfully published the first fully mapped genome of the Chandipura vesiculovirus, or the CHPV. So this virus is responsible for causing encephalitis or brain swelling, and it accounted for a significant portion of cases during the outbreak in Gujarat in July and August of this year. So, genome mapping is the process of identifying the location of genes and important sequences on a genome. And genome mapping provides important clues on where a virus comes from and how it is changing, and whether it has any mutations which are likely to make it more transmissible or deadly. So, genome mapping helps identify the genes associated with genetic diseases. It also helps in customized treatment plans. In crops and livestock, genome mapping allows the identification of desirable traits, which leads to higher yield. Understanding the genomic structure of pathogens like viruses also helps develop effective vaccines and drugs. Genome maps also provides insights into evolutionary relationship between species by comparing genetic sequences across organisms. So larger genomes, such as those found in plants and animals, are highly complex and they contain repetitive sequences, making accurate mapping difficult. Genome mapping also raises privacy and ethical issues, especially regarding how genetic information is used and who has access to it. So, although costs have been reduced, genome mapping, particularly for large-scale projects, still requires significant financial investment and technological resources. Okay. So, what is CHPV? CHPV is a viral infection which can lead to outbreaks of acute encephalitis syndrome or brain swelling. So, it is known to cause fever, headache, and encephalitis, leading to convulsions, coma, and death. And usually, within a few days of symptoms showing up, the person dies. CHPV belongs to the Rhabdoviridae family, which also includes viruses like the Lissa virus, which causes rabies. And there are several sandfly species and even the Aedes aegypti mosquito, which acts as the vector of this virus. And the virus resides in the salivary glands of these insects and gets transmitted to humans through the bites of these insects. Once transmitted, CHPV can spread to the central nervous system, and the symptoms begin with flu-like signs, and other symptoms may also include respiratory distress, bleeding tendencies, or anemia. The infection may progress rapidly, leading to death within 24 to 48 hours of hospitalization. This virus predominantly affects children under the age of 15 years, and this CHPV was actually first identified in 1965 during a dengue chikungunya investigation in Maharashtra. So, CHPV from the recent Gujarat outbreak is highly similar to the 2012 strain, which we possessed previously. So, unlike COVID, the virus has not yet changed much because of low population or wide antibody development and the absence of a vaccine. The virus is still causing severe symptoms, and the virus strain is closely related to those from previous Indian outbreaks of 2003 and 4 and 2007. Okay. So the next topic is Poshan Tracker Initiative. This topic is important for your governance section. So recently, Ministry of Women and Child Development has received the National Award for E-Governance 2024 for the Poshan Tracker Initiative, which identifies and addresses growth issues among children aged 0 to 6 years, utilizing real-time monitoring and WHO growth charts to ensure optimal nutritional outcomes. So Anganwadi workers play a crucial role in evaluating children's health status and implementing timely interventions. Okay, Poshan Tracker employs advanced ICT tools and growth measuring devices at each Anganwadi center. These programs real the program's real-time growth monitoring has significantly improved child health outcomes as well in India. So what is this Poshan Tracker app? It provides a 360-degree view of the activities of Anganwadi centers, and it also digitizes and automates physical registers used by the workers. The Anganwadi workers are being provided with smartphones to for efficient service delivery. A nodal person has also been appointed to provide technical support to them. And this initiative was launched by Ministry of Women and Child Development. Okay.
So the next topic is Exercise Varun. This topic is important for your security section. So recently, a P-8I aircraft of the Indian Navy has reached France to participate in Exercise Varun with the French Navy. So this is the bilateral naval exercise between India and France, and was initiated in 1993. It was named Varun in 2001, and this exercise includes advanced tactical exercises, and Indian Navy's P-8I aircraft is renowned for its maritime surveillance and anti-submarine warfare capabilities as well. Okay, so P-8I aircraft is a long-range multi-mission maritime patrol aircraft which is being manufactured by Boeing for the Indian Navy. Okay, so the next topic is Vasya blockchain technology stack. This topic is important for your science and tech section. So recently, the Ministry of Electronics and Information Technology launched a series of blockchain-based solutions, including the Vishwasya blockchain technology stack, which is designed to offer blockchain as a service with a geographically distributed setup to support a range of permissioned blockchain applications. This stack is being hosted across NIC data centers in Bhubaneswar, Pune, and Hyderabad, ensuring robust and scalable delivery of service. So, this government has also unveiled a suite of applications with this Vishwasya BAS, and which includes e-stamp solution, judiciary application, IPS officer service level training, record management, forensic application, Pramanik, that is the verification of mobile app authenticity, consent management framework, IoT device security management, etc. So, what is National Blockchain Framework? It has been initiated with the vision of creating reliable digital platforms. It is built on a distributed infrastructure, and it includes key components such as distributed infrastructure, core framework functionality, smart contacts and API gateways, and others. So this framework currently supports two permissioned blockchain platforms, and it is designed to be extensible. Okay. So the next topic is narrow spectrum antibiotics. This topic is important for your science and tech section. So scientists have recently found that FP100, that is hygromycin A, which is a first in class small molecule narrow spectrum antibiotic, and it has successfully eradicated Fusobacterium nucleatum without harming the oral or gut microbiomes. So what is a narrow spectrum antibiotic? These are, antibiotics are classified as narrow spectrum or broad spectrum depending on the range of bacterial types they affect. So narrow spectrum antibiotics are active against a selected group of bacterial types. They can either act on gram positive or gram negative bacteria, but not on both. So they are used to kill specific infection, and they will not kill as many of the normal microorganisms in the body like as the broad spectrum antibiotics would do. So they target the very specific bacteria. So that's why they do not cause any bacterial resistance or antimicrobial resistance. So gram negative bacteria, they are surrounded by a cell wall. Gram positive bacteria, they do not have an outer membrane. So gram positive infections are very specific, like MRSA, strep infections, toxic shock syndrome. Gram negative infections are very common: salmonella infections, pneumonia, urinary tract infections, bacterial meningitis, and even gonorrhea. Okay, so what is Fusobacterium nucleatum? So this is a common oral opportunistic bacterium which exists in the oral cavity and gastrointestinal tract of humans. It also causes certain infectious diseases, and in the gut and other parts of the oral cavity. So the next topic is new flag and insignia of the Supreme Court of India. This topic is important for your governance section. So President of India has recently unveiled the new flag and insignia of the Supreme Court at the two-day National Conference of District Judiciary in New Delhi. So the new flag features the symbols which are central to India's legal and cultural heritage, like the Ashok Chakra, Supreme Court building, the Constitution of India, and this new Supreme Court flag is blue in color. This insignia has Supreme Court of India and Yato Dharma Stato Jaya inscribed on it. Yato Dharma Stato Jaya means where there is dharma, there is victory, or where victory or victory lies where dharma prevails. So this new flag and insignia have been conceptualized and designed by the National Institute of Fashion Technology of Delhi. Okay. So these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.